क्या राय है लोगों की इस बजट के बारे में? आप कव्वाली गा रहे थे, बोल रहे थे टैक्स बचा दे रहे जनाब जी। अब तो लोग कव्वाली भी नहीं सुनते हैं जी। हालत इस देश की यह हो गई है, परंपराएं सारी स्वाहा हो रही है। जब कव्वाली नहीं बचेगी। दिलरुबा बोली के मेरे पास आ, मैंने कहा कि प्यार है, बोली के तू दिलदार है। मैंने कहा घूंघट उठा, उसने कहा पैसे दिखा। मैंने कहा महंगाई है, बोली तू मेरा भाई है। टिकैत साहब, आप ही से बात शुरू कर रहे हैं चूंकि किसानों का जिक्र राज्य मंत्री ने किया है। टैक्स और खेती की सुविधा, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना, ये सब के लिए है, लेकिन आपसे शुरुआत करते हैं। क्या हो किसानों के लिए? देखो, किसानों के लिए इनको पूर्ण रूप से काम करना पड़ेगा गांव के लिए। सर, इस बजट में क्या हो? बजट तो पिछले 68 साल से आ रहा जी, और आम लोगों को उम्मीद रहती है कि हमको बहुत रिबेट इसमें मिलेगी। इस बार उम्मीद है? देखो, जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, उम्मीद तो है इनसे, और जितना ये कहें उतना काम करके दिखाएं। दिव्या जी, उम्मीद है टैक्स के मद्देनजर मिडिल क्लास का आदमी सोच सकता है? मेरे ख्याल से इस बार थोड़ा रिलीफ तो पक्का मिलेगा, चाहे वो एग्जेम्पशन लिमिट बढ़े या 80C का डिडक्शन बढ़े। सेविंग के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर होगा इस साल। अनिल शर्मा जी, रियल एस्टेट के लिए कुछ राहत? जी बिल्कुल, हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022 तो डेफिनेटली कोई रियायत नहीं होगी। तो ये जो सपना है कैसे पूरा होगा? आम लोग सब, आम जितने भी मिडिल क्लास हैं, चाहे रूरल एरियाज़ हो चाहे अर्बन एरियाज़ हो, सभी लोग इस आस में हैं कि विजन 2022 का जो सबों को मकान का जो नारा है वो किस तरह से पूरा होगा। इसलिए कुछ ना कुछ तो इस बजट में आना ही होगा। कृष्णवीर जी, कहाँ तक सही राहत की बात किसानों के लिए? उम्मीद करते हैं कि सरकार किसानों की ब्याज की दर में कमी करेगी और जो क्रेडिट है उसको पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ किसानों तक ही रिजर्व रखा जाएगा, ना कि वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को जाएगा। और तीसरा पॉइंट इसी में ये है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, अभी 50% का बात है, इसे 100% करें और उसमें ईमानदारी से किसानों को उसका मुआवजा। इसी के साथ जी मेरा ये निवेदन है और उम्मीद करते हैं कि इसे कांग्रेस पॉपुलिस्ट बजट ना बताए, क्योंकि 10.5 से 11% का नुकसान किसानों ने झेला है आज तक। और अगर किसानों के लिए कुछ भला हो तो जीएसटी की तरह ऐसा नाटकबाजी ना करें कि पॉपुलिस्ट है। ब्रिजेश अग्रवाल जी, क्या है इस बजट को लेकर उम्मीद, भरोसा, निराशा? एक तो ये कि जेटली साहब ने जो रूपरेखा पिछली बार कही थी उसको कायम रहें, उसके ऊपर उसमें ज़्यादा बदलाव ना करें। एग्रीकल्चर पर जो फोकस है वो बनाए रखें। और तीसरी चीज़, आपकी उम्मीद कुछ है? जो स्टार्टअप इंडिया का जो इन्होंने प्रोग्राम बनाया है, उससे उस पर अगर ज़्यादा बेहतर रूपरेखा उसकी स्पष्ट करें तो उससे बहुत उम्मीद है, क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ है जिससे जो जॉब क्रिएशन है वहाँ जॉब उसमें इंटैक्ट नहीं है सर। सॉरी, मैंने आपने 25 करोड़ दिखाए, आपको सरकार से सुविधा मिली, आपने इंडस्ट्री लगानी शुरू कर दी, उसमें कोई जॉब मस्ट नहीं किया गया है। जॉब मस्ट नहीं किया गया है, जॉब क्रिएशन जो स्टार्टअप्स के आपको थ्रू लगता हो है रहा उससे है। जॉब क्रिएशन होगा? आप टैक्सी ड्राइवर्स का देख लीजिए, 10 लाख टैक्सी ड्राइवर्स नए बन के आ गए हैं 2 साल में। सरकार कितने सालों में उतनी जॉब बना देती है? डॉक्टर मलिक, क्या लगता है मेक इन इंडिया एक ऐसा नारा है जो इस बजट में झलकेगा, या ऐसा नारा है जिसकी जो बजट उसी में समा जाएगा? बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत आशा है इस बजट से, और मैं ये मानता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो रहेगा एमएसएमई, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो 40% हमारी वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। और एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है, जो हमारी आउटपुट बढ़ा सकता है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक आखिरी चीज़ ये है कि स्टार्टअप इंडिया में जो मोदी जी ने कहा कि पहले 3 साल तक स्टार्टअप्स को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो वाला एक PR एजेंडा है, क्योंकि पहले 3 साल तक 9 में से 10 स्टार्टअप्स प्रॉफिट ही नहीं बुक कर पाते हैं। तो मुझे लगता है ये एटलीस्ट 5 या 6 साल होना चाहिए। जैन साहब, क्या वाकई एक प्लानिंग के साथ ये बजट देश को इस रूप में ढाल पाएगा जिसमें सबकी जगह हो? गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन बड़े चिंता का विषय है कि केवल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री 18% पिछले साल का बजट खर्च कर पाई। इसका मतलब ये है कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। पर इस बजट में जो उम्मीद कर रहा हूँ मैं, वो कि हाउसिंग रेंट, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस पे इनकम टैक्स और हाउस में रेंटल इनकम, इस पे रिबेट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इस पे काफ़ी प्रेशर है। और रेंटल हाउसिंग पॉलिसी भी आ रही है गवर्नमेंट की, वो इम्प्लीमेंट होगी। हालांकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का काफ़ी रोल है। राजेश शर्मा जी, सिर्फ चेक एंड बैलेंस
आंकड़ों की इधर उधर स्थिति यही रहेगा बजट में? सर ये चेक एंड बैलेंस तो नहीं है। मैं आपको बताऊं, टैक्स कम करने की कहीं भी स्थिति नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर के पास में, क्योंकि उसको हर एरिया में एक डेवलपमेंट का राह उन्होंने चुनी है जिसके ऊपर उनको खर्च करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा, जो अभी बात हुई स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया एज वेल एज ग्रोथ के लिए, जो एक चीज है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर नहीं बढ़ेगा, बाहर से अगर पैसे इंडिया के अंदर में नहीं आएंगे, उसके लिए जीएसटी बिल चाहिए, लैंड बिल चाहिए, ऐसे सारे चीजों पे जो ऑब्जेक्शंस लगते हैं वो निहायत ही गलत है। और इन चीजों को आगे ला करके इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज द मस्ट थिंग, जिसमें आज के दिन यूथ इंडिया में बहुत ज्यादा है, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो टर्न अराउंड। देवेंद्र जी कैसे देख पाते हैं बिना भूमि अधिग्रहण, बिना जीएसटी, बिना बाहर से पैसा आए कुछ नहीं होगा? देखिए मेरा ये मानना है कि बजट में क्या होगा वो तो नजर आ जाएगा अभी आधे पौने घंटे में, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है सोच की बात है कि ये कहना कि भाई किसान का जो रोल है अभी तक, मैं चाहता हूं कि भाई उससे हम बदलें। उस सोच में ये है किसान के दो रोल हैं, या तो वोट बैंक है या लैंड बैंक है, उसके अलावा कोई रोल नहीं है किसान का। दूसरी बात है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात होती है, तो ये सीआईआई ने कहा है कि हम 2020 तक 30 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे। मुझे ये नहीं मालूम कि आज तक आज़ादी के बाद आप 30 करोड़ जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आप अगले 4 साल में कैसे कह रहे हैं उसको? वो कह रहे हैं कि दिहाड़ी मजदूर। देवेंद्र जी उम्मीद करें, जिस बात का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, जिस दिशा में उम्मीद करें इस बजट में मैं वही एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि कम से कम शुरुआत हो कि किसान को ये न माने कि सिर्फ वोट बैंक और लैंड बैंक है। जिंदल साहब जी देखिए, एक तो यह है, मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ, स्टॉक मार्केट 30,000 से 23,000 आई हुई है। एक रूमर चल रही है कैपिटल गेन एग्जम्पशन डाइल्यूट होने वाली है। अब स्टॉक मार्केट वो जरिया है जिसके थ्रू इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा रेज करता है, फैक्ट्रियां लगाता है, लोगों को रोजगार देता है। तो 15 मिनट पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज वो ना छीनी जाए। और दूसरी बात यहां पे कहना चाहूंगा, शोभा जी एक बात कर रही थी कि डॉलर मजबूत हुआ है रुपए के मुकाबले, तो रुपया अगर कमजोर हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, उसके पीछे तो कई कारण होते हैं। चाइना ने खुद अपनी, अभी हम आपको वित्त मंत्री बनाने की स्थिति में नहीं है जिंदल साहब, बजट सामने आने वाला है, क्या उम्मीद है? देखिए उम्मीद ये है कि टैक्सेस बढ़ाए नहीं जाएंगे, कुछ हद तक कम किए जाएंगे और ग्रोथ को बढ़ाया जाएगा ताकि रोजगार हो और इन्फ्लेशन कम हो। अशोक मेहता साहब क्या राय है? मुझे रक्षा के लिए, डिफेंस बजट के लिए कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। और इसलिए उम्मीद नहीं है क्योंकि 7th पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन होना है, लेकिन 24% का बोझ वहाँ भी पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन जब तक हमारा रक्षा बजट 2%, अभी 1.75-1.7 पर रहता है जी। 9th फाइनेंस कमीशन ने 3% का रिकमेंडेशन किया है। मैं कहता हूं जब तक 2.25% तक नहीं पहुंचेगा, जो उपलब्धि होनी इस बजट में होगा, आपको लगता है? नहीं लगता। मैं आगे की बात कर रहा हूं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तभी जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन है उस दिशा में हम बढ़ पाएंगे। क्योंकि जवानों की सैलरी ठीक है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है रक्षा का, जो हथियार हैं, उसमें उपलब्धि नहीं हो रही। शोभा ओझा जी, एक थिंकिंग है हर जगह से, एक उम्मीद है, लेकिन भरोसा नहीं जाग रहा, हमें ऐसा लग रहा है। देखिए, जो काला धन वापस लाने का बड़ा वादा करके आए थे और हर खाते में 15 लाख का वादा किया था, उसको उन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी ने जुमला घोषित कर दिया। अब अगर हम रोज़गार की बात करें, चाहे महंगाई कम करने की बात करें, ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हर चीज़ को ये जुमला साबित कर देंगे। क्योंकि एक्सपोर्ट की बात करें, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, सब में भारी गिरावट आई है। और साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि सरकार जो चुनावी वादे करके आई थी, जिस वादों के बेसिस पे इन्हें सरकार बनाई थी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ। पॉलिटिकल डायलॉग पे क्यों आ जाते हो? 282 जो नंबर है, देश की जनता ने ऐसे ही वोट नहीं दिए थे। जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए थे कि सरकार आएगी, छड़ी घुमाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, रोजगार हो जाएगा, काला धन आ जाएगा, 15 लाख हर खाते में आ जाएंगे, तो पूरी तरह से सब जुमले साबित हो चुके हैं। टैक्स पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है, सेस तक बढ़ा दिया, और उसका जो इनने योजनाएं भी दी हैं, मेक इन इंडिया, ये लोगों तक तो अमेरिका की कंपनी ने बनाया मेक इन इंडिया। चुनौती बहुत बड़ी है, बताएं। देखिए, पहले तो मैं शोभा जी को छोटा सा कमेंट देगा कि ये हम जो डिस्कस कर रहे हो बजट पे है, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, इसलिए इस पे बजट पे फोकस करें तो अच्छा है। देखिए, चुनौतियां बहुत मैं 1 मिनट में बोलना चाहता हूँ। देखिए, जब हमने सरकार 2014 में बनाई तब तो इकोनॉमी चरचराती हुई थी, उस वक्त
हमारा ग्रोथ था 4%, आज आप देखिए तो फिस्कल डेफिसिट कम है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम है, आप देखिए तो इन्फ्लेशन 10% से अभी 4.5 के बीच में घूम रहा है। अगर आप देखें तो जो हमारा डॉलर रिजर्व्स है, फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ा है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ा है, तो इकोनॉमी बैक टू ट्रैक आई है। आप सेटिस्फाई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सेटिस्फाई नहीं, बैक टू ट्रैक ये दुनिया देख रही है। हम सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, वर्ल्ड बैंक ने सर्टिफिकेट दिया है कि IMF ने सर्टिफिकेट दिया कि एक ही ब्राइट स्पॉट है दुनिया में, वो इंडिया है, जो जीडीपी ग्रोथ है, जिसकी पॉलिसी सही है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म सही किए। अब देखिए दूसरी चीज, ये तो इकोनॉमी से मार्केट से रिलेटेड है, जो दूसरा हमारा फोकस है। जैसे इस बात का 1 मिनट हम जरा सा रोक रहे हैं, फिक्की की राय है क्या? क्योंकि बीजेपी सेटिस्फाई है, फिक्की में क्या राय है? हाँ जनाब, कांग्रेस की उम्मीद मर चुकी है, लोगों में एक उम्मीद है लेकिन भरोसा नहीं जाग रहा है। हमारे साथ इस वक्त हर्षवर्धन न्योशिया जी मौजूद हैं, जो कि फिक्की के प्रेसिडेंट हैं। हर्षवर्धन जी, क्या उम्मीदें हैं इस बार इंडस्ट्री की बजट से? हम लोग यही चाहते हैं कि जो हम लोग ग्रोथ मोमेंटम कायम रखे हैं अभी तक, उसको और बढ़ावा दिया जाए, और देश में जो एक उन्नति का सब लोगों को एक आशा है, उस पर जोर दिया जाए। तो आंतर्जातिक स्थिति थोड़ी गंभीर है, उस चक्कर में चुनौतियां काफ़ी हैं, पर फिर भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट यदि बढ़ा सकें और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर, जिस पर काफ़ी काम हुआ है, उसको और गति बढ़ा सकें, तो सब मिलके मेरा ऐसा मानना है कि हमारे देश में फिर भी उतनी कैपेसिटी है कि अंतर्जातिक स्थिति गंभीर होते हुए भी हम लोग अपने ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ग्रोथ बढ़ाने के लिए जरूरी है कि रोजगार हो, जरूरी है कि जो रूरल सेक्टर है उसके लिए कुछ बदलाव किए जाएं। जो इस बार किसानों की आत्महत्या का सिलसिला थम नहीं रहा है क्योंकि अच्छी फसल नहीं हुई है, इन सब के लिए क्या करना जरूरी है? देखिए, रूरल एरियाज में हम लोगों को विशेषकर अपने प्रोडक्शन को मॉनसून से अलग करना होगा, माने मॉनसून के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं रखना होगा। उसके लिए इरिगेशन के ऊपर जोर देना होगा, फर्टिलाइजर्स वगैरह के जो सुविधाएं हैं उस पर जोर देना होगा। तो वो सब बहुत शॉर्ट टर्म की चीज़ तो नहीं है, पर मीडियम टर्म में किया जा सकता है। और रूरल इकोनॉमी के जो लोग हैं उनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़े, इसकी हम लोगों को कोशिश करनी होगी। तो रूरल इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहता है इस बजट के सामने, जिस पर वो ध्यान देना जरूरी है। टैक्स स्लैब्स में इस बार कुछ बदलाव हो सकते हैं, महिलाओं के लिए कुछ रियायत हो सकती है, इस तरह की कोई उम्मीद है? अब ये तो स्पेसिफिक इतनी सब चीज़ें हैं, हर वर्ग के लोगों को कुछ ना कुछ उम्मीद लगी रहती है। उम्मीद तो रहनी चाहिए सबको, लेकिन मैं नहीं समझ सकता कि हर चीज़ किया जा सकता है एक बजट में, और उतना फिस्कल हेडरूम मेरे हिसाब से सरकार के पास नहीं है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा। तो आपने सुना प्रसून, यहाँ पर हर्षवर्धन न्योशिया जी का कहना था कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा, यानी कि विकास की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री की ओर से कही जाती रही हैं, उससे यही उम्मीद इंडस्ट्री को भी है कि आने वाले वक्त में रोजगार पैदा होगा, जो युवा हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, और साथ ही जो आम लोगों की उम्मीदें हैं हर बार बजट से रहती हैं कि जो टैक्स स्लैब में बदलाव किए जाएं, वो बदलाव इस बार देखे जाएंगे या नहीं। इस तरह से स्पेसिफिक चीजें बताना तो इंडस्ट्री के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए हो सकता है रियायतें दी जाएं, कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें हो सकता है बदलाव किए जाएं, या फिर जीएसटी कानून पारित हो जाए, इस पर भी नजर बनी रहेगी। अंशुमन, कहां तक राय है? ठीक, देखिए, इस बजट से 4 से ज़्यादा बड़ी उम्मीदें रखने से बेहतर है कि 4 बड़े काम इस बजट में हो सकते हैं और होना चाहिए। पहली चीज़ है कि हम इस बजट में बैंकिंग रिफॉर्म्स का एक पैकेज देखेंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर मेजर क्राइसिस में है और वित्त मंत्री उसको एड्रेस किए बिना छोड़ नहीं सकते। दूसरा, हम इस बजट में रूरल डिस्ट्रेस को हैंडल करने के लिए इसको किस रूप में देखा जाए? जो एक बोर्ड बना दिया गया है बैंकिंग बोर्ड उस रिफॉर्म प्रोसेस का हिस्सा है, उसका हिस्सा है, लेकिन हम बैंकों को सरकार अपने खजाने से पैसा देगी और फिलहाल उनकी एनपीए की समस्या का यही समाधान है कि सरकार बजट से पैसा दे। दूसरा, हम रूरल डिस्ट्रेस के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो समस्या है उसके लिए हम कुछ बड़े उपायों की घोषणा देखेंगे, शायद सिंचाई में निवेश बढ़ाया जाए। तीसरी, अगर वित्त मंत्री थोड़ी साहस दिखाते हैं तो वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, जिसने कि पूरे बाजार और उद्योगों को काफी परेशान किया है, पिछली तारीख से टैक्स लगाने की प्रक्रिया, उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। और चौथा, हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि यह बजट हमारे जीवन में महंगाई बढ़ाकर जाएगा, क्योंकि इसमें सर्विस टैक्स बढ़ने की पूरी संभावना है, और सर्विस टैक्स बढ़ाए बिना जो 5वां वेतन आयोग आपके सामने खड़ा है, ओआरओपी आपके सामने खड़ा है, और जो नए निवेश की घोषणा है और खासतौर से बैंकों की कैपिटलाइजेशन का जो पैकेज है, उसे पूरा करने के लिए सर्विस टैक्स में बढ़ाने के बिना और के अलावा कोई विकल्प नहीं। ये 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके बेस पर आप इस बजट को 4 इशू बताएं। सही जफर इस्लाम साहब, हम चूंकि आखिरी दौर में हैं, अब हमें याद आ रहा है जो वादे किए गए, हम बता दें
मजबूत भारत निर्माण, 100 नए शहर, हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क, काला धन वापस, सब्सिडी कटौती जो अवांछित है, ब्लैक मनी का बड़ा हिस्सा इकोनॉमी में शामिल कर लिया जाए। कुछ हुआ है? बिल्कुल हुआ है। देखिए प्रसून जी, आप अगर देखिए, आप बात कर रहे हैं निर्माण, भारत निर्माण के बारे में, तो आप देखिए पिछले दिनों में फोकस रहा हमारा कि ऑयल प्राइस ज़रूर कम हुआ, लेकिन उसको पास ऑन किया हम लोगों ने जिस तरह से पार्टली टू कंज्यूमर और पार्टली टैक्स के थ्रू, इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू हमने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया। अगर आप छोटा सा मिसाल दो, अगर जब यूपीए सरकार थी प्रसून जी, तो अगर आप 100 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ले या फिर आप 10 इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी ले, अगर उनके प्रोजेक्ट के अगर एबिटा लेवल को जस्ट डिस्काउंट करें जो बैंक के रेट थे, जो जिस रेट से उन्होंने डेट उठाया, तो सारे एबिटा जो है नेगेटिव एबिटा था। मतलब कि बात बताइए, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, राज्यसभा में आपके हर बिल जाके रुक जाते हैं। अरुण जेटली साहब कहते हैं राज्यसभा ही खत्म कर देनी चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है। हम खाली बताना चाह रहे हैं कि जो जनता सुन रही है उसके पॉलिटिकल तलखी कितनी ज्यादा है। हम शोभा जी आपसे जवाब लें उससे पहले हम सुनाना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव मसलन, जैसे उन्हें सुनिए, पॉलिटिकल तलखी का एक नजारा देखिए। बजट कैसा होगा लालू जी, बता दीजिए। देश का रेल बजट देश ने देख लिया, परख लिया, समझ लिया, रेल पटरी से उतर गया और निजी क्षेत्र की तरफ जा रहा। अब है आम बजट आने वाला। आम बजट में जो भी पर्दा पड़ा हुआ है देश के लोगों पर, कल वो भी साफ हो जाएगी। ये नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार, हर मोर्चा पर जो वादा किया था, संकल्प लिया था पहले वोट के समय में, सब में फेल हो गया। देश का अर्थव्यवस्था बहुत नीचे चला गया। बजट देश का शोभा हो जा जी, और लग ऐसा रहा ये बजट बीजेपी का, बीजेपी वालों के लिए, बीजेपी का वोट बैंक। कांग्रेस के दौर में भी ये होता था। पॉलिटिकल टकराव इस हद तक अगर है तो फिर देश कहाँ है? शोभा जी देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है जीएसटी को लेकर, तो जीएसटी बिल तो कांग्रेस लेके आई थी और 7 साल भारतीय जनता पार्टी ने इसे रोके रखा। और 7 साल में रोकने वाले प्रदेश कौन थे? मोदी जी गुजरात के सीएम होते थे, गुजरात ने ऑब्जेक्शन डाला। हमारा यही सवाल है, क्या पॉलिटिकल टकराव देखिए बजट तक पर हावी हो चुका है? जीएसटी बिल को पास करना आवश्यक है और जीएसटी बिल पे कांग्रेस जो चेंजेस चाह रही है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और वो चेंजेस लाके इसको पास करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, मोदी जी की सरकार अगर गुमराह करती है देश को, तो देश की जनता गुमराह होने वाली है। एक मिनट जरा माइक ले आप देवेंद्र जी, क्योंकि हम एक चीज देख रहे हैं कि पॉलिटिकल टकराव अगर इस हद तक है तो क्या ये मान लिया जाए कि राजनीतिक सत्ता इस दौर में ना सिर्फ सारे इंस्टीट्यूशंस को अपने साथ रखना चाहती है, बल्कि इकोनॉमी, देश के पूरे मॉडल उस पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से चले जो सत्ता में कोई भी रहे, XYZ, ये स्थिति आ गई है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं ये आप देख रहे हैं मेरे सामने प्लेट है, खाद्य सुरक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमें जानना है, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। और दूसरी बात जो आपका सवाल है, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पॉलिटिकल पार्टी अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ही हिसाब से उसको अपना सारे इकोनॉमी को देखती है। क्यों ना हम सारे देश को देखकर चलें, जो आपका सवाल है, और वो दोनों पार्टीज को कहीं ना कहीं इस पे भी एक कदम लेना पड़ेगा कि एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट भी करें जो देश के हित में हो रहे हैं। ये स्थिति कभी आएगी? हाँ नहीं, फटाफट बताइए। अब हम देखिए, जहाँ तक जीएसटी का सवाल है, एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की तरह इनको सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए कि जो बिल की बात कर रहे हैं और जो चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, वो पहले जब इन्होंने प्रपोज किया तो वो ये चेंजेस वो था ही नहीं, जो इन्होंने जो क्लॉज था ही नहीं जो आज उन्होंने रिकमेंड किया है। तो कहीं ना कहीं इनकी इसमें दिखता है कि वो पॉलिटिक्स है और ये पास नहीं करना चाहते हैं। और हमारा तक जहाँ तक सपोर्ट है अपोजिशन का, हम उनसे पूरी तरह उम्मीद करते हैं कि जीएसटी जैसे, बैंक्रप्सी कोड जैसे बिल, रियल एस्टेट लेजिस्लेशन जो हम लाना चाहते हैं उस पर सपोर्ट करेंगे। चलिए, बहुत सारी उम्मीद, बहुत भरोसा, और इन सब के बीच हर तबके की क्या सोच है, जरा शायरी के साथ बढ़े तो आगे बात बने। ठाणे में एक ही परिवार की 14 लोगों की हत्या कर दी गई। 14 लोगों की हत्या करने का आरोप भी परिवार के ही एक सदस्य पर लगा है। हालांकि आरोपी शख्स ने भी हत्या को अंजाम देने के बाद पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो।